आप भी उन्हीं की बोली बोलना चाहते हैं तो आप भी बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, फिर आप मीडिया में मत रहिए, आप मीडिया में मत रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अर्श इकबाल और आप देख रहे हैं बहुजन टीवी। 5 सितंबर को देश भर में अभियान हुआ, हम अगर उठे नहीं तो। देश भर में 500 से ज़्यादा नारीवादी संगठन, LGBTQIA समुदाय और मानव अधिकार संगठन हम अगर उठे नहीं तो इफ़ वी डू नॉट राइज आंदोलन को आयोजित किया। यह दिन गौरी लंकेश की हत्या की 3री वर्षगांठ का प्रतीक है। इस अभियान का उद्देश्य भारत के लोगों के संवैधानिक अधिकारों पर हो रहे लक्षित हमलों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना है। आइए जानते हैं जामिया में आंदोलन कर रहे लोगों, प्रदर्शनकारियों का क्या कहना है। उठे हैं जब 500 ऑर्गेनाइजेशंस और 500 नेटवर्क्स पूरे हर स्टेट में उठे हैं, तो इसका मतलब लोगों में तो एक बेचैनी है, इसलिए लोग उठ रहे हैं। बस इसको अगर एक लहर बन जाए और पूरे देश में लोग एकदम से उठ के कहें कि ये हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो मुझे लगता है कि हालात एक तरह से टर्निंग पॉइंट हो सकता है। हर चीज़ की एक टर्निंग पॉइंट है, तो ये टर्निंग पॉइंट हो सकती है। इसीलिए हम इस मोहल्ले में, जो एक बहुत हिस्टोरिक मोहल्ला है, जिन लोगों ने ये जामिया इस्टेब्लिश की थी, वो बहुत बड़े, बहुत दानिश्वर लोग थे। हम उनकी ही ट्रेडिशन लेके उठे, क्योंकि वो लोग भी चुप बैठने वाले नहीं थे, वो लोग भी उठने वाले थे। तो क्या लग रहा है आपको, हालात ख़राब है? भाई मुझे तो लग रहा है कि ज़बानबंदी है, ऑपरेशन है, लोग टारगेट हो रहे हैं, लोगों को बराबर स्पेशल सेल में बुलाया जा रहा है। जो ज़बान खोले वो एंटी नेशनल कहलाता है। जब एक जमहूरियत में ज़बान तो नहीं बंद कर सकते ना। अगर आप किसी को आप क्रिटिसाइज़ भी करें, किसी भी पॉलिसी को, किसी भी सरकार को, तो ये तो आपका जमहूरी हक़ है। वो जमहूरी हक़ को जब एक तरह से वायलेट किया जा रहा है, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? कुछ लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, आप कितनी सहमत हैं इस बात से? हाँ, ये आप सही कह रहे हैं। लोकतंत्र तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ख़तरे में है, लोकतंत्र ख़तरे में है, तो हम लोकतंत्र को लोग ही बचाएंगे। आसमान से कोई फरिश्ता तो उतरेगा नहीं करने के लिए ये बात। देखिए, आज सिर्फ हम नहीं उतरे, 500 से अधिक संस्थाएं और 28 राज्यों में आज सब लोग सड़कों पे हैं। इसमें महिला संस्थाएं हैं, LGBTQI हैं, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फार्मर्स हैं और ट्रेड यूनियंस हैं। उसकी वजह ये है कि जो कुछ हाल इस मुल्क का हो रहा है पिछले 5-6 साल में, और ख़ासतौर से जो कोविड के दौरान, कोविड को इस्तेमाल करके जिस तरह से पूरा एक तानाशाही माहौल बना दिया गया है, एक अथॉरिटेरियन सरकार बिल्कुल सर पे बैठी है, और इकॉनमी आप देख रहे हैं कि 23% जो है वो गिर चुकी है। 45 साल में सबसे ज़्यादा, ये 2 महीने पुरानी बात है कि 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी थी। अभी पिछले महीने 60 लाख वेतन पाने वालों की नौकरियां गई हैं। जिस तरह से ये कोविड का इस्तेमाल करके पॉलिसीज़ बदल रहे हैं, लॉज बदल रहे हैं, प्राइवेटाइज़ कर रहे हैं, हमारे रेलवे प्राइवेटाइज़ हो रहे हैं, हमारे एयरपोर्ट्स प्राइवेटाइज़ हो रहे हैं। आज का जो ये इफ़ वी डू नॉट राइज, हम अगर उठे नहीं तो, जो कैंपेन है, ये सारे मुद्दों के लिए है। किसानों के मुद्दों के लिए है, औरतों के मुद्दों के लिए है, जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जो देश को बेचा जा रहा है। और ये एक बुलंद आवाज़ है, सरकार में बैठे हैं जो हुक्मरान, उन्हें बताने की कि आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए आवाज़ें दबाने की, आवाज़ें उठती रहेंगी। क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से स्पेशल सेल और होम मिनिस्ट्री टारगेट कर करके जामिया के बच्चों को उठा रही है, स्टूडेंट्स को उठा रही है, प्रोफेसर्स को बुलाया जा रहा है, उसके खिलाफ भी ये आवाज़ है। लेकिन अर्थव्यवस्था तो पूरी दुनिया में सब देशों की गिर रही है, भारत की तो अलग है। देखिए, मैं पूरी देश में नहीं रहती हूँ, मैं अपने देश में रहती हूँ। जो भारत में हो रहा है मुझे उससे लेना देना है। अमरीका में क्या हो रहा है वो तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चौपट है। इस संकट में इतने बुरे हाल कहीं के नहीं है। इस संकट में दुनिया के हर देश ने भत्ता दिया है लोगों को, बेरोजगारी भत्ता दिया है, लोगों को राशन पहुंचाया है। इस सरकार ने सिर्फ थालियां बजवाई हैं और मोमबत्तियां जलवाई हैं, और सिर्फ मोदी जी बैठ के मोरों के साथ फोटो खिंचवाते हैं, जबकि लाखों लोग भूख से मर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन वित्त मंत्री कह रही है एक्ट ऑफ गॉड है, ये तो सब भगवान की देन है। तो भगवान की देन है, वो जाने, हम क्या करें, जनता क्या करेगी। वित्त मंत्री को वित्त आता हो तो वो कुछ कहे ना। अगर उनको आता ही नहीं इकोनॉमिक्स तो वो ऐसी स्टेटमेंट देंगे भगवान की देन है और फलानी देन है, तो उनकी क्या ज़रूरत है हमको। फिर हम भगवान को ही बुला लेते हैं, वो आके बैठ जाएं, वो देश चलाएं। ज़रूरत नहीं है ना हमें मोदी जी की। अगर वो खुद को भगवान समझते हैं तो बात अलग है। जिस तरह हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को बेचा जा रहा है हर जगह,
लद्दाख में लेके कश्मीर से लेके पूरा छत्तीसगढ़, झारखंड, सारे लॉज बदल दिए हैं। जो पहले ज़रूरी होता था कि एनवायरनमेंट क्लियरेंस चाहिए होती थी, अब एनवायरनमेंट क्लियरेंस के बगैर वो सारी चीज़ें, ज़मीनें जो हैं वो बेची जा रही हैं। और सब अडानी अडवाणी को जा रही हैं, अडानी अंबानी को ही जा रही हैं। अगर देश हित में नोटबंदी हुई होती तो जो भुखमरी के हालात हैं वो नहीं होते। ये सरकार में बैठे हैं, इनको ना सरकार चलानी आती है, ना इनको इकोनॉमिक्स पता है, ना इनको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पता है। ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को रद्दी की टोकरी में फेंकना चाहते हैं और यहाँ पे एक फासिस्ट रिजीम कायम करना चाहते हैं और हम उसके खिलाफ हैं। सरकार तो कहती है कि 60% से ज़्यादा लोग सरकार की नीतियों के पक्ष में हैं, आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। सरकार जो कह रही है, देखिए सरकार के पास तो 3-4 टेलीविज़न चैनल हैं, है ना, जो उनकी जो हिज मास्टर्स वॉइस जिसे पहले कहते थे ना, वो सिर्फ वो बोली बोलते हैं। तो असल में क्या हो रहा है, 23% गिरी कि नहीं गिरी जीडीपी, आप मुझे ये बताइए। अगर 23% जीडीपी गिरी तो 60% कैसे जो है वो सहमत है उनसे। आप डरा धमका के करा ले सहमत तो बात अलग है ना। आज मैंने आपको बताया 500 नेटवर्क्स 28 स्टेट्स में सड़कों पे हैं। किस लिए हैं? अगर सब खुश होते तो सड़कों पे नहीं उतरते ना। वो तो कह रहे हैं देशद्रोही हैं इसलिए सड़क पर उतर रहे हैं। तो देखिए, अगर आवाज़ उठाना देशद्रोह है तो मैं देशद्रोही हूँ और मैं आवाज़ उठाती रहूँगी और हम सब आवाज़ उठाते रहेंगे। हम देशद्रोही हैं। अगर संविधान को बचाना देशद्रोह है तो हम देशद्रोही हैं। 500 नेटवर्क्स, एक NFIW के 5 लाख से ऊपर मेंबर्स हैं इस देश में। NFIW, एडवा, एपवा, YWCA, राइट टू फूड, राइट टू इंफॉर्मेशन, सैकड़ों संस्थाएं हैं जो इस कैंपेन में जुड़ी हैं। NAPM, आप हैशटैग डालिए इफ़ वी डू नॉट राइज फेसबुक पे और देखिए आपको कितने राज्यों की आवाज़ें सुनाई देंगी। लोग जाग रहे हैं, लोगों को दबाने की कोशिश की जा रही है। उनकी तो दबाव नहीं बना पा रहे ना आप लोग। सरकार पे दबाव नहीं बन रहा अगर, तो इतनी सर्विलेंस क्यों हो रही है? स्पेशल सेल क्यों उठा उठा के लोगों को ले जा रहा है अगर दबाव नहीं बना तो? झूठी कहानियां क्यों गढ़ रही है दिल्ली पुलिस? बनाए कि नहीं पूरा नया नैरेटिव? अपूर्वानंद आपको लगता है कि दिल्ली दंगों के वो मास्टरमाइंड है? और उनका क्या, अनुराग ठाकुर और कपिल मिश्रा और वो सारे, और जो गुंडे आप बाहर से लेके आए थे बसों में भर भर के दंगा कराने के, उनकी कोई इंक्वायरी नहीं हो रही। अगर डरते नहीं हैं तो क्यों स्पेशल सेल हर एक के घर जा रहा है, क्यों उठा के ले जा रहा है? डरते ही है ना, हमारी आवाज़ों से डरते हैं। आप भी उन्हीं की बोली बोलना चाहते हैं तो आप भी बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, फिर आप मीडिया में मत रहिए। लेकिन आप मीडिया में मत रहिए। नेपाल तक तो आपको आंखें दिखा रहा है, नेपाल तक आपको आंखें दिखा रहा है। आप कह रहे हैं विदेश नीति मजबूत हो गई। चाइना अंदर घुस गया, चाइना अंदर घुस गया। मोदी जी सो रहे हैं, मोरों के साथ बैठे हुए हैं। 118 ऐप डिलीट करवा तो दिए, फिर बैन लगवा दिया। क्या हुआ? 118 तो ऐप, हाँ, वो आपकी टेरिटरी में घुस जाएं, वो आपके घर में घुस जाएं, आप कहें जी मैं तुम्हारा ऐप बैन कर रहा हूँ, तो ऐप बैन करने से क्या होगा? उन्होंने इंपोर्ट बैन किया, चाइना की गुड्स का इंपोर्ट बैन किया, चाइना में जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो बैन किया। वो जो फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, मोदी जी का पूछिए फ़ोन कहाँ का है, उसमें कहाँ की चीज़ें पड़ी हुई। 6 साल से ये सरकार सत्ता में है और अब मैं मौजूदा वक्त पे आता हूँ कि ये लॉकडाउन जो कोरोना पेंडेमिक है, तो इस वक्त में आप किसानों की हालत देख सकते हैं क्या है। अभी 2 दिन पहले ही NCRB का एक डेटा आता है कि 2019 के अंदर 42,000 किसान और मज़दूर आत्महत्या कर लेते हैं। आप लॉकडाउन में देख सकते हैं कि मज़दूरों की क्या हालत हुई। उनको पैदल चलना पड़ता है, उनको मतलब अमित शाह बिहार के अंदर वर्चुअल रैली तो करते हैं 144 करोड़ रुपया खर्च करके, लेकिन बिहार के मज़दूरों के लिए गाड़ी की व्यवस्था नहीं करते हैं, जो प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। आज हमारे साथ ही जो प्यार मोहब्बत की बातें करते थे, संविधान को बचाने के लिए सड़कों पर आते थे, आज उनको जेलों में कैद कर रखा है। तो ये जो इफ़ वी डू नॉट राइज, अगर हम उठे नहीं तो जुल्म बढ़ता जाएगा। इसका मकसद यही है कि देश के अंदर जितने भी इशू हैं, महिलाओं के, LGBTQ समुदायों के, डोमेस्टिक वर्कर्स के, दलित लोगों के, और क्या नाम है आपका, मुसलमानों के, ईसाइयों के, जितना भी जुल्म इस देश के लोगों पे मोदी सरकार कर रही है, उन सब के ख़िलाफ़ ये मुहिम देश भर में चलाई गई है। इसमें 28 स्टेट हैं साथ में और 500 से ज़्यादा संगठन, जिसमें महिलाओं के संगठन हैं, LGBTQ समुदाय के संगठन हैं और मानवाधिकार संगठन हैं। तो आज वो सभी अपनी अपनी डिमांड्स को लेके सड़कों पर आए हैं। तो यही कि छात्रों को शिक्षा मुफ्त दी जाए,
मतलब वो शिक्षा का जो निजीकरण है उसके खिलाफ पूरी तरीके से आए हैं, यही कि रोज़गार दिया जाए छात्रों को। तो इन सभी डिमांड्स को लेके एक साथ क्लब करके हमने एक ही बैनर पर, ये एक ही प्लेटफॉर्म पे इफ़ वी डू नॉट राइज करके हमने ये मुद्दे को उठाए हैं सारे के सारे, और ये आगे भी उठाते रहेंगे। जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन की बात की जा रही है, जिन हाथों में आज अडानी अंबानी को दिया जा रहा है, कांग्रेस और तमाम गवर्नमेंट आई उन्होंने भी तो प्राइवेटाइजेशन किया था ना, उस वक्त भी सवाल उठाए, प्रॉब्लम कहाँ है? नहीं, उस वक्त भी जो सवाल उठाने वाले लोग हैं उन्होंने उठाए थे, और आज भी वो लोग सवाल उठा रहे हैं जो सवाल उठाने वाले हैं। हम कांग्रेस के वक्त में जुल्म होता था, गलत होता था, सवाल किया करते थे, हम आज भी सवाल कर रहे हैं। और ये मैं कहना चाहता हूँ कि 70 सालों के अंदर इतनी ख़राब सरकार कोई नई देश के अंदर आई। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार है कि इसका कंपैरिजन किसी राजनीतिक दल से नहीं किया जा सकता। आप कह रहे हैं 70 सालों में ऐसी सरकारें कोई नहीं आई, लेकिन सरकार तो कह रही है 70 सालों में जो काम नहीं हुआ वो काम हमने कर दिए। हाँ, बिल्कुल सही कह रही है, जो काम 70 सालों में बिल्कुल नहीं वो सरकार ने कर दिया। इतने हमले किए संविधान पे जो 70 सालों में बिल्कुल नहीं हुए वो सरकार ने किए। जो 70 सालों में कुछ नहीं हुआ वो सरकार ने किया। दिल्ली में दंगा कराया ना, है ना, वो सरकार ने, इस सरकार ने किया। 70 सालों के अंदर जो ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स हैं, मोस्ट सीनियर एक्टिविस्ट, वो जेलों के अंदर बंद नहीं रहे, वो सरकार ने डाले। यहाँ तक कि इतने यूएपीए लगाकर इतनी गिरफ्तारियाँ 70 सालों में कभी नहीं हुई, वो इस मोदी सरकार में हुई। यहाँ तक कि जीडीपी इतने नीचे 70 सालों में कभी नहीं गई, वो इस 70 सालों में गई। यहाँ तक कि 70 सालों में कश्मीर की आवाम पर जुल्म नहीं हुआ, वो इस वक्त हो रहा है। इतना जुल्म नहीं हुआ, इस वक्त बहुत ज़्यादा हो रहा है। यहाँ तक कि 70 सालों में स्वास्थ्य, हेल्थ की जो कंडीशन है वो कभी नहीं हुई, इस वक्त हो रही है ना। 70 सालों में कि इतना बेरोज़गारी कभी नहीं हुई, वो इस वक्त दिखाई दे रही है कि 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी हिंदुस्तान में कमज़ोर बना हुआ है, लेकिन विपक्ष को कमज़ोर बनाया भी जा रहा है कॉन्स्टेंटली। आप देखिए कि पहली बात तो ये जो सरकार है वो पूर्ण बहुमत में है, तो जो अपोजिशन है वो बहुत लिमिटेड नंबर में है। लेकिन सरकार को भी ये इंश्योर करना चाहिए कि जो लिमिटेड नंबर में अपोजिशन है उनकी भी आवाज़ वो लें, वो भी लोगों की ही बात कर रखने के लिए पार्लियामेंट में है, लेकिन उनको कॉन्स्टेंटली दबाया जाता है। उनके जो लीडर्स कुछ बोलते हैं, ट्विटर और फेसबुक उनके लिए प्लेटफॉर्म बचे हुए हैं, और उनके लीडर्स कुछ बोलते हैं तो जो रूलिंग पार्टी है उनकी इतनी बड़ी ट्रोल आर्मी है कि उनकी बेइज्जती की जाती है, उनको गालियाँ दी जाती हैं, और क्या क्या बात नहीं की जाती उनके बारे में। लेकिन लोग तो कह रहे हैं विपक्ष बिल्कुल शांत है, कुछ कर ही नहीं रहा है। विपक्ष अगर शांत होता तो कितनी सारी जो प्रोटेस्ट हैं विपक्ष ने किए हैं अभी हाल ही फिलहाल में, कोरोना की वजह से वो ज़मीन पे नहीं उतर रहे, लेकिन आप विपक्ष के ट्विटर अकाउंट्स देखेंगे, विपक्ष के आप फेसबुक पेजेस देखेंगे तो वो कॉन्स्टेंटली लोगों की मदद कर रहे हैं। इस कोरोना के टाइम पे भी लोगों की उन्होंने मदद करने की कोशिश की है। पर हाँ, लार्जर कॉन्टेक्स्ट में विपक्ष जो है इस वक्त फेल होता हुआ दिख रहा है। इस मौजूदा हालात में आप मीडिया को कैसे देख रहे हैं? मीडिया की भूमिका क्या रहेगी? देखिए, मीडिया को मैं अब मीडिया तो बोल ही नहीं सकता कि वो मीडिया है। मीडिया को चौथा स्तंभ माना जाता था डेमोक्रेसी का, लेकिन अब जिस तरह की मीडिया रह गई है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो सब एक ही तरफ का नैरेटिव, एक ही तरह का गाना गा रहे हैं। वो गाना क्यों गा रहे हैं? क्या उनको उस चीज़ से कुछ लाभ हो रहा है? पहले सैलरी कितनी होती थी एक जर्नलिस्ट की? मुश्किल से 40,000 50,000। आज कैसे वो करोड़ों के मालिक बने बैठे हुए हैं। जो एंकर्स हैं, जो 8 बजे 9 बजे लोगों के बीच में आते हैं, आप उनकी संपत्ति देखिए। क्यों इनकम टैक्स की रेड नहीं पड़ती है उनके घरों में? क्यों इतनी बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं वो? कैसे, कहाँ से आ रहा है इतना पैसा उनके पास? तो आप समझिए इस चीज़ के पीछे कि जर्नलिस्ट जो हैं वो कहीं ना कहीं पैसे के अभाव में आकर एक ही तरफ की न्यूज़ दिखाना चाहते हैं, और उसी में उनकी भलाई चल रही है।